वंदे मातरम। अब इस सीरीज में हम अगला टॉपिक देखते हैं, इनपुट आउटपुट मॉडल। इसे हम इनपुट आउटपुट मॉडल भी बोलते हैं, इनपुट आउटपुट एनालिसिस भी बोलते हैं, और इसे हिंदी में आगत निर्गत विश्लेषण बोलते हैं। हम इसको क्यों पढ़ें? देखिए, हम किसी भी देखिए जब भी हम कोई टॉपिक लेते हैं तो सबसे पहले देखना चाहिए क्यों, क्या है, क्यों है, और वो किस लिए आया, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसीलिए तो हम इसलिए बता रहे हैं इसको कि इनपुट आउटपुट एनालिसिस या आगत निर्गत विश्लेषण, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसको दिया था, सबसे पहले आप देखें कि इसको डब्ल्यू लियोनटिफ ने दिया था। डब्ल्यू लियोनटिफ ने 1941 में दिया था, और ये अमेरिकन इकोनॉमी के संदर्भ में, जाहिर सी बात है उस समय आप देखिए दो ही देश विकसित थे, दो ही देश समृद्ध थे, क्योंकि औद्योगिक वहां पे विकास हुआ था। अब परेशानी की अमेरिका में क्यों? क्योंकि जो यूरोप में देखिए कौन था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में सारे रिसोर्सेस खत्म हो गए थे, ब्रिटेन के पास भी बहुत कम बचे थे। बाद में बचा वो क्या नाम है, अमेरिका। अमेरिका तो देखिए कहीं भी युद्ध में जाता है सबसे लास्ट में जाता है, होशियार है ना वो पूरा। तो आप इस तरीके से देखें तो क्या दो ही देश उस समय इमर्जिंग थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इंग्लैंड और वो क्या नाम है, अमेरिका। और उस समय जो सबसे पावरफुल था 1941 में कौन था? अमेरिका था। तो उसी के संदर्भ में वही सारा मतलब R&D करता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसी के क्षेत्र में डब्ल्यू लियोनटिफ ने 1941 में दिया था। ये करता क्या है बेसिकली, अभी हम इसको लिखवाएंगे, पहले आप समझे थोड़ा सा। ये करता ये है कि जब विभिन्न विभिन्न उत्पाद, अगर मान लीजिए आप कोई भी उत्पादन कर रहे हैं, किसी भी कोई कंपनी उत्पादन कर रही है, चाहे वो ऐसा भी हो सकता है कृषि का क्षेत्र हो, उसमें भी जो उत्पादन हो रहा है, या सेवा क्षेत्र में हो रहा है, अर्थात सेवा में जो सूचनाएं आदान प्रदान की जा रही है, सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, या बहुत सारी चीजें, तो उसमें कई सारी चीजें लगती हैं। देखिए इसको कैसे देखा जाता है। तो अगर मान लीजिए औद्योगिक है, हमें कोई वस्तु बनाना है, तो ये तभी काम आएगा कि मान लीजिए हम कोई वस्तु बना रहे हैं, तो उसके साथ क्या क्या जरूरत है, हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, उसके साथ साथ रॉ मटेरियल की जरूरत है। तो इन सारे चीजों को हमें ये देखना होता है आगत निर्गत विश्लेषण में, कि अगर मान लीजिए वस्तु की डिमांड बढ़ी, जैसे ही वस्तु की डिमांड बढ़ेगी तो इनपुट की डिमांड बढ़ेगी, जब इनपुट की डिमांड बढ़ेगी तो उसमें सारे जो सबका डिमांड बदल जाएगा, ट्रांसपोर्ट का भी डिमांड बदलेगा, रॉ मटेरियल का भी डिमांड बदलेगा। केवल डिमांड बदलने से जो बाजार में मांग उत्पन्न हो गई, तो उसको पूरा करने के लिए इंडस्ट्री अपना रॉ मटेरियल से क्या बनाएगी, वस्तु बनाएगी, तो उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदेगी, तो जो रॉ मटेरियल है उसमें भी डिस्टर्बेंस होगा, और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी डिस्टर्बेंस होगा, एनर्जी है उसमें भी डिस्टर्बेंस होगा। तो इसका काम ये है, आगत निर्गत विश्लेषण ये करता है कि मतलब कि इनपुट में अगर आप चेंज करें, अर्थात मांग बढ़ेगा तो इनपुट बढ़ेगा, तो जैसे इनपुट में चेंज हुआ तो उससे आउटपुट में कैसा चेंज हुआ, कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम देखते हैं इनपुट। यहाँ पे जो मतलब जो सबसे बढ़िया बात ये है, दैट इज कॉल्ड इनपुट इक्वल टू आउटपुट। इसमें हम पूरा बारीकी से देखते हैं कि जितना इनपुट लगा उतना पूरा आउटपुट आना चाहिए इस नियम में। अगर आप आगे हम दिखाएंगे किस प्रकार, जितना इनपुट लगा उतना आउटपुट आना चाहिए, बस यही है। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए उस समय युद्ध का दौर था, सारी चीजें युद्ध का दौर था। अभी अभी देखिए उसके बाद ही तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था। तो एन इक्वल टू आई हमने देखा है, एन इक्वल टू आई, तो इसमें इसकी आवश्यकता थी। इससे क्या होगा, इस नियम से क्या होगा, उस युद्ध के समय में नियम से क्या होगा, उससे ये होगा कि हर एक रिसोर्स है उसका बेहतर तरीके से प्रयोग होगा, ऑप्टिमम प्रयोग होगा, कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाएगी। इंडस्ट्री में कोई खाने की चीज बन रही है तो वेस्ट ना जाए, उसका एक भी रॉ मटेरियल वेस्ट ना जाए, उसमें जो लेबर लग रहे हैं वो भी वेस्ट ना जाए, सबका अनुकूलतम प्रयोग हो, ताकि युद्ध में तो जरूरत है ना उसकी, युद्ध में हमें मजबूरी है कि हम युद्ध के समय ऐसा करें कि सबका एक बेहतर प्रयोग हो, ताकि कोई भी वेस्ट ना जाए, क्योंकि पता नहीं कब तक चलेगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसी समय में इमर्जिंग हुआ इनपुट आउटपुट मॉडल की डब्ल्यू लियोनटिफ ने, इसीलिए अमेरिकन अर्थशास्त्र के संबंध में, अमेरिकन इकोनॉमिक्स के संबंध में दिया था। और हमने बताया कि एन इक्वल टू आई, तो इसमें यह देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए चेंज हुआ इनपुट तो आउटपुट में किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, हमने बता दिया है। अब इसको देखेंगे इससे आखिर जान के क्या करेंगे, इसमें ये भी बताता है कि अगर देखिए सबसे पहले तो ये कि जो चार क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए एनर्जी है, कोई उद्योग है, कोई भी वस्तु बनाने के लिए, अब मान लीजिए कोई वस्तु है बन रहा है, तो इसको बनाने के लिए चार चीजें लगी, इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है, उसके बाद से एनर्जी सेक्टर,
उसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रॉ मटेरियल, या इस रॉ मटेरियल को देखिए हम एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, एग्रीकल्चर या रॉ मटेरियल। तो ये चारों सेक्टर हैं। अगर आप इसमें तभी हल किया जा सकता है कि अब जितने सेक्टर हो 33 का, देखिए यहाँ पे तो 4 सेक्टर हमने लिया है, तो जो सारे सेक्टर्स वो आपस में कनेक्टिंग हो, एक दूसरे पे निर्भर हो, दैट इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। जब इंटरडिपेंडेंस हो तभी ये नियम आगत निर्गत विश्लेषण हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसके नियम से जैसे ही चेंज होगा कुछ, तो जो डिमांड एंड सप्लाई संतुलन में था, जैसे ही इनपुट में चेंज हुआ तो क्या हुआ, असंतुलन पैदा हो गया। तो इसमें असंतुलन पैदा हो गया, तो इसमें तो देखते हैं कि असंतुलन पैदा हो गया तो उसको कैसे सही करें। मुख्य रूप से इसमें हम ये देखते हैं, केवल असंतुलन नहीं बताएगा, इसमें ये भी बताएगा कि डिमांड और सप्लाई के द्वारा, फोर्सेस के द्वारा जो असंतुलन हुआ है, जो पहले संतुलन में था असंतुलन हुआ, तो उसको फिर कैसे संतुलित किया जाए, ये हमें बताता है। और देखिए इस कितना बढ़िया नियम है ये, कि इसमें बता देगा कि अगर मान लीजिए आपको और अधिक अगर इतना मांग हुआ, तो ये पूरा फिक्स बताता है कि अगर मांग बढ़ा, जैसे मान लीजिए 100 केजी आप डिमांड हुआ बाजार के द्वारा कि 100 केजी का मांग है, तो इसमें इतना ऐसा है कि ऐसा टेक्निक है, बता देगा कि इसके लिए कितना लेबर की जरूरत है, इसके लिए कितना एनर्जी की जरूरत है, कितना ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। जब ये सब बता देगा तो जो आप उसी हिसाब से आप काम करेंगे, जब उसी हिसाब से काम करेंगे तो आपका जो एक भी रिसोर्सेस है वो वेस्ट नहीं जाएगा। इतना यूजफुल ये तरीका है, इतना स्टैंडर्ड तरीका है, इसीलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है, ताकि अब हम अपने जो आवश्यकता है, जो हमारे पास देखिए जो रिसोर्सेस कम है और इच्छाएं ज़्यादा हैं, हमारे काम ज़्यादा है उससे, तो उसका बेहतर तरीके से प्रयोग है, यही इकोनॉमिक्स की आधार है। हम इसे पढ़े क्यों, अर्थशास्त्र में क्यों पढ़ें? अर्थशास्त्र में इसलिए पढ़ें कि अर्थशास्त्र का संबंध प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर तीनों से होता है, और इनपुट आउटपुट का प्रयोग इन तीनों में होता है। इसीलिए हमें जरूरी है कि इकोनॉमिक्स हम इसको पढ़ें। तो अब हम इसको स्टेप वाइज देखते हैं और हम इसको लिख के बताते हैं, क्योंकि ताकि आपके लिए थ्योरेटिकल भी हो, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास लिख भी लें, नोट्स भी बना लें, इसीलिए हम इसको लिखेंगे बोर्ड पे, फिर आपको समझा रहे हैं। अब हम इसको स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहला ये है कि आगत निर्गत विश्लेषण एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन की संरचना की अध्ययन विधि है। ये अर्थव्यवस्था में उत्पादन की संरचना का अध्ययन करता है। हमने बताया कि कई सेक्टर हो तो इंटरडिपेंडेंस हो तो किस प्रकार से चेंज होगा, हमने पहले बताया। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ माना जाता है कि विभिन्न उत्पादक क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, हमने भी बताया। इससे हम उनकी आपसी निर्भरता और प्रणाली की जटिलताओं को समझा जा सकता है और वो दशाएं ज्ञात की जा सके जो हर उद्योग के लिए मांग तथा पूर्ति का संतुलन बताती है। ठीक है, अर्थात वो दशाएं ज्ञात हो सके। जैसे मान लीजिए एनर्जी और सारे जो 4-5 सेक्टर हैं अगर यूज हो रहे हैं, तो उससे बताया जा सकता है कि हर सबकी मांग की दशा बताया जा सकता है। जैसे इनपुट में वृद्धि हुई तो इस समय कितना परिवर्तन होगा, इसमें कितनी वृद्धि होगी, वो बताया जा सकता है। बस वही बता रहे हैं। यह एक टूल्स है जो कहीं भी प्रयोग हो सकता है, मतलब ये कोई ऐसा विशेष चीज नहीं है, एक प्रकार का टूल्स है, तकनीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है एक तकनीक है जो कहीं भी प्रयोग हो सकते हैं, एग्रीकल्चर, चाहे इंडस्ट्री, आप किसी भी चीज में, सर्विस सेक्टर, कहीं भी कर सकते हैं। अगर उस मान लीजिए अगर एक टूल्स है, देखिए अगर उद्योग में 10 सिस्टम है तथा उनके बीच अंतर संबंध है, मतलब इंटरडिपेंडेंस, तो उसमें भी इसका प्रयोग होता है। यह प्योरली टेक्निकल टर्म को बताता है। टेक्निकल टर्म मतलब कि ऐसा बताता है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा ना, क्या नाम है, आइसोक्वांट, तो उसमें पूंजी और श्रम लगता है तो क्या बताता है, पूंजी और श्रम का जो संयोग होता है, जो अनुपात होता है, वो क्या बताता है, टेक्निक को बताता है कि किसी भी चीज में कितना पूंजी लगा, कितना पूंजी लगा, कितना लेबर लगा, तो उससे जो उत्पादन हुआ वो क्या बताया, वो तकनीक को बताया कि इस प्रकार से तकनीक है, लेबर इंसेंटिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, कोई इंटेंसिव हो सकता है। तो वो तरीका बताता है, वो तकनीक बताता है, पैसे के रूप में नहीं बताता। अगर इसको पैसे के रूप में कन्वर्ट करना है, रेवेन्यू के रूप में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, प्राइस से उस जो वस्तु का मात्रा है, जितना जितना केजी है, जितना यूनिट है, उससे अगर गुणा कर देंगे तो फिर रेवेन्यू निकल जाएगा। इसके अलावा इसका प्रयोग थ्योरेटिकल है, मतलब कि थ्योरेटिकल नहीं है, इसका प्रयोग थ्योरेटिकल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है मतलब ये व्यवहारवादी है, इसको जाके परीक्षण किया गया है, प्रयोग किया गया है, इसका केवल थ्योरी के रूप में नहीं दिया गया है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले माफ करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये एक इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है इसके अलावा, मतलब कि बड़े लेवल पे।
दो जगह इसका सबसे मुख्य रूप से प्रयोग होता है। जो सबसे पहला है इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। सबसे पहला नंबर पे इकोनॉमिक फोरकास्टिंग और दूसरे नंबर पे नेशनल प्लानिंग। आपने देखा होगा, इसका मतलब क्या, आपने देखा होगा कि जो हमारा पंचवर्षीय योजना है इसमें इसका प्रयोग हुआ है। आप देखेंगे कि आगत निर्गत विश्लेषण का या लियोन्टिफ, जो लियोन्टिफ विश्लेषण है उसका, इसको हम इसी को लियोन्टिफ विश्लेषण करते हैं, तो इसका प्रयोग हुआ है पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं इकोनॉमिक फोरकास्ट। इसका प्रयोग तो हमने देख लिया, इसको हाउ टू सॉल्व इट। इनपुट आउटपुट जो मॉडल है उसको मुख्यतः हम 4 चरण में लेके चलते हैं, 4 भाग में हम इसे सॉल्व करते हैं। मुख्यतः 4 चरण है। सबसे फर्स्ट है कि आगत निर्गत तालिका का निर्माण करें। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। ठीक है, वी हैव टू डिफाइन लाइक दिस कि आगत निर्गत तालिका का निर्माण, इसका मतलब इसको बनाए, इसको इंग्लिश में हम इनपुट आउटपुट टेबल बोलते हैं, उसका निर्माण करें। सेकेंड स्टेप इज तकनीकी गुणांकों की गणना। ठीक है, अब टेक्निकल कोफिशिएंट है उसकी गणना करेंगे, दैट मीन्स, और उससे हमें क्या बनेगा, उससे बनेगा ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स। अभी हम बताएंगे किस तरीके से बनेगा तकनीकी गुणांकों की गणना। इसको हम क्यों करते हैं, सब सारी चीजें बात होगी, पहले आप इसको समझें। तकनीकी गुणांकों की गणना, ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर थर्ड, प्रिपेयरिंग द सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस मतलब कि जो हम इक्वेशन तैयार करेंगे वो सबका संतुलन एक साथ हो रहा है। अगर आप कोई भी चीज देखिए, मान लीजिए कोई भी संतुलन अगर है, तो कभी कभी आपने नाम सुना होगा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये होता है कि जब दो चीज या 2 या 3 चीज का जो साम्य एक साथ हो रहा है, सब एक साथ संतुलन में। आपने देखा होगा जो ब्याज दर का निर्धारण है वो एक साथ होता है किस प्रकार से, अगर आप थियरी ऑफ रेंट में देखें, अब उसकी चर्चा होगी तो हम देखेंगे कि जब सारा जो इक्वेशन है उसकी जो इक्विलिब्रियम है एक साथ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस। उसके अलावा सॉल्विंग, इसके जो अगला चरण होगा, चौथा चरण, वो होगा सॉल्विंग द इक्वेशन, अर्थात जो हम इक्वेशन बनाएंगे एंड टू गेट द वैल्यू ऑफ अननोन्स, उसके बाद हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। ये 4 चरण है मुख्य रूप से, कोई बड़ा नहीं है, आप इजी है, आप इसको बस समझें। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको फिर हम देखते हैं। अब देखते हैं कि ये 4 पॉइंट हो गए। आपने देखा होगा, एक नाम सुना होगा आइसोकांट। जब हम लोग देखेंगे, हमने तो देखा है, अगर आपने बीए फर्स्ट एमए फर्स्ट में पढ़ा है तो आप देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप देखेंगे कि उसमें बताया गया है कि लियोन्टिफ आइसोकांट के बारे में। हमने देखा है ना, आइसोकांट कई तरीके का आइसोकांट होते हैं, उसमें से लियोन्टिफ आइसोकांट, दैट इज कॉल्ड जीरो सब्स्टिट्यूशन आइसोकांट। देखिए ऐसे होता है, इस प्रकार से होता है लियोन्टिफ आइसोकांट। यहाँ पे क्या होती है, लेबर होती है, यहाँ पे पूंजी होती है, और 100, देखिए इस तरीके से होता है। इसका मतलब क्या है, ये फिक्स आइसोकांट होता है। इसका जो इनपुट आउटपुट मॉडल है, इसका एक खासियत है कि वो फिक्स समय पे, एक निश्चित समय पे क्या करता है, एक विशेष मात्रा एल की लेगा, मतलब लेबर की, और विशेष मात्रा पूंजी की लेगा, और उसी से एक विशेष रूप में, एक विशेष मात्रा में कैपिटल, मतलब जो हमारे पास जो चीजें उत्पादित हो रही है, जो प्रोडक्ट आ रहा है एक्स हम मान लेते हैं कि एक्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक्स का एक निश्चित मात्रा उत्पादन करता है, एक निश्चित लेबर, एक निश्चित पूंजी, और उसी समय एक निश्चित उत्पाद को, एक निश्चित उत्पाद की मात्रा को बताता है, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल। ये जो लेबर और कैपिटल का रेशियो क्या बता रहा है, एक तकनीक बता रहा है। तकनीक किस रूप में, प्रोडक्ट उत्पादन के रूप में। ठीक है, समझ में आया, ये सब जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या है, 0 है। देखिए यहाँ से कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन ही नहीं हो सकता, तो इसीलिए दैट इज कॉल्ड लियोन्टिफ आइसोक्वांट, जीरो सब्स्टिट्यूशन आइसोक्वांट। ये इसका नाम है, कई नाम है इसके अलावा भी कई आइसोक्वांट है, तो हमें केवल विशेष इसी को देखना था क्योंकि समझने के लिए। इसके बाद हम 4 चरण है, तो अभी हम देखेंगे कि सब पूरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, परेशान नहीं होना, पूरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और फिर आपको समझाया जाएगा। हम नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं, टेबल बनाते हैं। अब हम फर्स्ट स्टेप को लेके चलते हैं।
सबसे पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको समझा रहे हैं। अब देखिए जो इनपुट आउटपुट टेबल है, सबसे पहले निर्माण करना है उसका। अब देखिए इसमें होता क्या है, किस प्रकार से, इसकी विशेष खासियत ये है कि जितना इनपुट होता है, मतलब जितना रुपया, मान लीजिए 50 रुपया इनपुट लगा, तो उसका आउटपुट भी उतना ही निकलता है। जैसे 50 रुपया लगा तो 50 रुपया उसका मिला। पूरा डॉक्यूमेंट पूरा पता चलता है कि इतना रुपया यहाँ खर्च हुआ, इतना रुपया यहाँ खर्च हुआ, पूरा मतलब आपको पूरा उसका ब्यौरा इसमें शामिल होता है कि कहाँ कहाँ खर्च हुआ। हम इसको हल करते हैं। मान लीजिए 4 सेक्टर मौजूद हैं, 4 सेक्टर मौजूद हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। 4 सेक्टर किसी कंपनी में है, मतलब किसी जगह पे 4 सेक्टर हैं और इनपुट आउटपुट टेबल में चारों मौजूद है, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री मान लीजिए है, ये एक कोई कंपनी है, तो इसके लिए एग्रीकल्चर की भी जरूरत है। हमने बताया है किस प्रकार है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, तो इसके लिए एग्रीकल्चर की जरूरत है, मीन्स रॉ मटेरियल। उसका पावर की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, लाने के लिए सब सामान वगैरह, तो इस सारी चीजों की जरूरत है। इसीलिए हम देखिए सारे चीजों को शामिल करेंगे। तो इसमें हम 4 सेक्टर मॉडल को लेकर पहले चलते हैं कि अगर 4 क्षेत्र की इकोनॉमी, अभी ज्यादा सिस्टम नहीं, केवल 4, कि अगर 4 चीजें, अगर 4 सेक्टर इसमें मौजूद हो, तो किस प्रकार से हम इसका हल निकालेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो कॉलम वेक्टर होता है, जो कॉलम है वो ये बताता है कि इसने जो उत्पादन किया, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री ने जो भी उत्पादन किया, मान लीजिए 500 यूनिट उत्पादन किया, तो 500 यूनिट में जब उत्पादन किया तो कहाँ से उसने कितना कितना चीजें लिया, लेबर से 220 लिया, 64 लिया, ट्रांसपोर्ट से, पावर से 76 लिया, इंडस्ट्री मतलब खुद से 90 लिया। कैसे खुद से लेते हैं हम बता रहे हैं, 90 लिया, फिर एग्रीकल्चर से 50 लिया। तो किस प्रकार से लिया, ये जो कॉलम वाइज है वो बताता है कि आपने कितना लिया, ठीक है, इंडस्ट्री। तो ये एक तरह से प्रोडक्शन फंक्शन को बताता है, अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। और जो रो वाइज है, रो वाइज ये बताता है कि आपने जो उत्पादन किया है, जिस मान लीजिए इन सारी चीजों की मदद से उत्पादन किया है, तो आपने जो उत्पादन हुआ है, जो उत्पाद है, उसको कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, कहाँ कहाँ पे बेचा है, किसको कितना दिया है, ठीक है। अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को देखते हैं। एग्रीकल्चर ने जब उत्पादन किया तो उसने खुद से 80 रुपया लिया। जब इसने उत्पादन किया था तो खुद से 80 लिया था, मान लीजिए 80 यूनिट, ठीक है, क्योंकि हम पैसे के रूप में तो देखेंगे नहीं अभी। 80 यूनिट लिया था, तो 80 यूनिट आखिर इसने खुद क्यों लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एग्रीकल्चर अगर करेंगे, खेती करेंगे, तो उसमें बीज की आवश्यकता होती है। जब बीज की आवश्यकता होगी तो उसका मतलब क्या है, उसने खुद को दिया। जो उत्पादन हुआ था वही तो बीज बनेगा, तो उसने खुद को दिया, इसका मतलब यही है। अब उसने फिर इंडस्ट्री से 56 लिया। इंडस्ट्री के रूप में आप किसी फर्टिलाइजर वगैरह से जो बना होता है, तो सब इंडस्ट्री से ही होता है, आप उसे समझें, सब इंडस्ट्री से होता है। नंबर 3 पावर से लिया 32। मान लीजिए जो चीजें हैंडपंप चलाई जाती हैं खेत में ना, जब हैंडपंप चलाई जाती है तो क्या पावर ही तो है, वो पावर लिया ना, हैंडपंप चलाई जाती है, पानी वगैरह लेता है, तो सारी चीजें पावर में आएंगी। तो इसने एग्रीकल्चर ने क्या किया, 32 लिया पावर से। उसके बाद ट्रांसपोर्ट 66 लिया। ट्रांसपोर्ट मतलब कि अगर मान लीजिए ज्यादा ज्यादा, हम देखिए यहाँ पे व्यापक मात्रा में बात करेंगे, तो मान लीजिए ज्यादा उसको सप्लाई करना है, जो प्रोडक्ट है तो उसको सप्लाई भी तो करना मार्केट में, या जो बीज है उसको फिर मंगाना है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट के खर्चा आएगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद लेबर, इसमें लिया कितना है, प्राइमरी इनपुट। देखिए प्राइमरी इनपुट लेबर होता है, और फाइनल जो डिमांड करता है वो भी क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर। जो प्राइमरी लेबर देता है वो भी हाउस होल्ड सेक्टर देता है, और जो फाइनल डिमांड अर्थात जो फिनिश्ड गुड, जैसे मान लीजिए नमकीन बन गया, पार्ले जी बिस्कुट बन गया, ये सब कौन खाता है, हाउस होल्ड सेक्टर ही तो मांग करता है उसका, बस यही है, इस तरीके से है। तो एग्रीकल्चर ने देखिए 80 लिया खुद से, 56 इंडस्ट्री से, 32 पावर से, 66 ट्रांसपोर्ट से, और 366 लेबर लिया। ज्यादा खेत होगा, 2-4 एकड़ होगा, देखिए। उसके बाद इसने जो खुद लिया, मतलब जितना लिया है, कुल मिला जुला के जो टोटल यूनिट लिया वो 600 यूनिट है। तो कि हम तकनीक के रूप में देखते हैं। अब देखिए इंडस्ट्री ने भी इसी प्रकार से 50 लिया, एग्रीकल्चर से 90 लिया, खुद से, पावर से 76 लिया, ट्रांसपोर्ट से 64 लिया, और जो लेबर लिया वो लेबर के रूप में वो 222 लिया, और कुल इसने जो यूनिट्स उत्पादन किए वो 500। इसी प्रकार से पावर, इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन को बता रहा है, ठीक है, कि किससे होता है ना, एग्रीकल्चर फंक्शन, आप एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड प्राइमरी इनपुट सप्लाई, मतलब कि जो प्राइमरी लेबर है हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा, ये तो इट इज एग्रीकल्चर फंक्शन ऑफ दैट, ओके। अब देखिए
जो रो वाइज वो क्या दिखाता है, रो वाइज सेल को दिखाता है कि आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना बेचा है, उस चीज को दिखाता है। एग्रीकल्चर ने खुद को 80 दिया, ठीक है, इंडस्ट्री को 50 दिया बनाने के लिए कोई उत्पाद, पावर को 40 दिया खर्च के रूप में, 40 दिया, 40 यूनिट दिया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट को 60 यूनिट दिया। लेकिन अगर मान लीजिए हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो जो 60 यूनिट है उसका जो इस समय जो एग्रीकल्चर का वैल्यू है, मूल्य है, उसका जो 60 यूनिट है उसे गुणा कर देंगे तो रेवेन्यू मिल जाएगा, तो पता चल जाएगा ट्रांसपोर्ट को कितना दिया। लेकिन हम इसको टेक्निकल फॉर्म में रखते हैं, तकनीकी रूप में, उत्पाद के रूप में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो उत्पाद है वो बदल नहीं सकता। इट मीन्स कि जो उसका शेप है, जैसे मान लीजिए 10 किलो आपने 10 लेबर लगाया, 5 किलो पूंजी लगाई, जो मान लीजिए 10 लेबर लगाया और 5 किलो पूंजी, जैसे एक तरह से मान लीजिए रॉ मटेरियल लगाया, ठीक है, या मान लीजिए 5,000 या 10,000 ऐसे पूंजी लगाई और 10 लेबर लगाए, ठीक है, तो उससे जो उत्पाद होगा वो एक यूनिक होगा। मान लीजिए 10 किलो उत्पादन होता है, तो आज से 10 साल बाद भी अगर उस मशीन का प्रयोग करते हैं तो वो 10 किलो ही निकालेगा। इसीलिए हम तकनीकी को शामिल इसमें WWL ने किया है कि वो एक तरह से केवल मुख्य रूप से उत्पाद ही बताएगा, तकनीक ही बताएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पैसे के रूप में हम लिखते हैं तो इन्फ्लेशन रेट आप देख रहे हैं कहीं बढ़ रही है, कहीं वैसे बढ़ता जाता है इन्फ्लेशन, तो 10 साल बाद जो इन्फ्लेशन की स्थिति के कारण जो उसका मूल्य होगा वो सेम नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। दैट इज वाई हम क्या करते हैं, इसको टेक्निकल फॉर्म में रखते हैं, तकनीकी रूप में इसकी गणना करता है कि इसको इतना यूनिट, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर ने खुद को 80 यूनिट दिया, इंडस्ट्री को 50 यूनिट दिया, पावर को 40 यूनिट दिया, ट्रांसपोर्ट को 60 यूनिट दिया, और फाइनल डिमांड जो हाउस होल्ड सेक्टर से आई है उसको 370 दिया, और ये सब टोटल मिला के कितना हो गया 600। इसका मतलब 600 जितना इसने इनपुट लिया था उसका 600 आउटपुट हो गया, इसने सेल कर दिया। सेकेंड फेज, जब इंडस्ट्री को देखते हैं इसी प्रकार से 56, 90, इसने किसको बेचा, इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर को 56 बेचा, इंडस्ट्री खुद को 90 बेचा, पावर को 54 बेचा, ट्रांसपोर्ट को मतलब 96 यूनिट दिया, और फाइनल जो डिमांड है उसको कितना दिया 204 यूनिट। अब ये सब मिला के कितना हो गया 500, ठीक है, टोटल आउटपुट या टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, जो प्राइमरी इनपुट सप्लाइड बाई हाउस होल्ड सेक्टर, तो जो हाउस होल्ड सेक्टर हो क्यों सप्लाई करता है, खुद देखिए यहाँ पे इसने इसको एग्रीकल्चर को 366 दिया, 220 मान लीजिए इंडस्ट्री को दिया, 426 पावर को दिया, 490 ट्रांसपोर्ट को दिया, लेकिन खुद को कुछ नहीं दिया। क्यों, क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है। और इसने सब मिला के जो टोटल है वो कितना हो गया 1502, ठीक है, टोटल इसने क्या किया है, सेल किया है। और इसने टोटल क्या किया है, जो देखिए फाइनल डिमांड 370, 204, 400 ये और ये 486, इसने जो खुद से जो जिसने इसका जो फिनिश गुड्स एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, पावर से, ट्रांसपोर्ट से, इन सब से अगर जो लिया गया है, इसने जो लिया है वो कितना लिया है 1502, और सेल कितना किया है, सेल कितने मजदूरी को, मजदूर के रूप में या टेक्नीशियन के रूप में, मतलब इसने हाउस होल्ड ने जो सप्लाई किया है, बेचा है, वो क्या है 1502, और ये भी 1502, अर्थात देखिए यहाँ पे भी इनपुट इक्वल टू आउटपुट। लेकिन जो टोटल रेवेन्यू या टोटल आउटपुट है, मतलब इस सब करने के बाद जो लास्ट में मिलता है टोटल रेवेन्यू या टोटल आउटपुट, तो कुल मिला कितना है 3092। ओके, ये अलग है, ये सारे ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स में आएंगे। और ये जो आउटपुट मॉडल है जो हम देखते हैं टोटल आउटपुट या टोटल रेवेन्यू, ये सब योग होने के बाद, मतलब सब तैयार होने के बाद ये इतना है 600, 500, 600, 700 और 1502, ठीक। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। हमने आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप, इसमें क्या है, सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लें फिर देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, हमने सेकेंड स्टेप में हमने सबसे पहले इनपुट आउटपुट टेबल बनाया। अब उसी की सहायता से हमने ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स बनाया। ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स में करते क्या है, हम इसको टेक्निकल कोफिशिएंट के रूप में मैट्रिक्स के फॉर्म में रखते हैं। देखिए किस प्रकार से, आपने देखा होगा कि कैसे यहाँ पे मैट्रिक्स को देखिए हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, A11, A12, A21, A22, ऐसे लिखते हैं ना, 2/2 का अगर हो तो ऐसे ही लिखेंगे। तो इसी प्रकार से देखिए जो A11 है उसे हम X11, क्योंकि हमने आउटपुट के रूप में लिखा है, इसका मतलब हमने टेक्निकल रूप में लिखा है,
जब टेक्निकल रूप में लिखा है तो यहाँ पे A11 के जगह पे X11 हो गया, और इसी प्रकार A12 के जगह पे AX12 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम टेक्निकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किए हैं। टेक्निकल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किए हमने बताया इसको। फिर जो ये ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स इसे बोलते हैं, और ये बताता क्या है, इंटर इंडस्ट्रियल फ्लो, मतलब इंटर इंडस्ट्रियल फ्लो, जो आंतरिक गतिविधियां हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो आंतरिक फ्लो है एक दूसरे पे जो निर्भरता है उसको बताता है। ठीक है, अंतर क्षेत्रीय निर्भरता इसे बोलते हैं, अंतर क्षेत्रीय जो फ्लो है, ठीक है, उसको बताता है। अब किस प्रकार से देखिए, यहाँ पे चार टेक्निकल सेक्टर लेंगे। देखिए हमने इनपुट आउटपुट टेबल जब बनाया था तो उसमें 5 था, 5 टेक्निकल सेक्टर थे, लेकिन यहाँ पे 4 है। क्यों? क्योंकि जो लेबर है वो टेक्निकल क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, पावर है, ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्री है, तो ये क्या है, ये कुछ ना कुछ उत्पादन करती है जो समाज के लिए कैसा है, ये प्रोडक्टिव, जिसे फाइनल गुड्स के रूप में जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसकी मांग करता है। लेकिन जो लेबर होता है वो केवल सप्लाई करता है, उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती उत्पादन करने के लिए लेबर को। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको लिखा है। लेकिन लेबर देखिएगा, लेबर को हम नहीं लेंगे क्योंकि टेक्निकल मैट्रिक्स में नहीं हम इसको लेंगे, क्योंकि उस प्रकार से इंडस्ट्री के रूप में ये उत्पादन नहीं करता। ठीक है, अब इसको 2x2 का देखिए, हमने मैट्रिक्स को बताया कि 2x2 का मैट्रिक्स कैसे होगा। देखिए इस तरीके से होगा, A11 A12 A22 A21 A22। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने इसको लिख दिया है। 4 सेक्टर है तो 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा, तो 4x4 का बन गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट देखिए दूसरा था, अब हम इससे क्या करेंगे, तकनीकी गुणांकों की गणना। ठीक है, हम टेक्निकल कोफिशिएंट्स की गणना करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं टेक्निकल कोफिशिएंट की गणना कैसे करेंगे इसके माध्यम से। अब हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। हमने बताया था ना, तीसरा स्टेप हमारा क्या है, समीकरण बनाएंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन, जिसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं, जब सारे जो इक्वेशन है सबका जो निर्धारण एक साथ होता है, दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। अब हम तीसरे स्टेप को देखते हैं, उसके पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको समझा रहे हैं। तीसरे स्टेप में जो हमारा प्रोडक्ट है, देखिए 4 प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने 4 ही लिया है, इस बहुत सारे मतलब एक्शन बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के लिए ये बन सकता है। सबसे पहले देखें जो X1 है, जो हमने बताया है कि जो कॉलम वाइज इक्वेशन होगा वो प्रोडक्शन फंक्शन को बताएगा। जो रो वाइज इक्वेशन है, हम देखिए इनपुट आउटपुट टेबल को देखिए आप हमने स्क्रीनशॉट आपसे कहा था लेने के लिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको देखिए और फिर आप इसको समझिए। आप देखेंगे जी कि जो कॉलम वाइज है वो प्रोडक्शन फंक्शन को बताता है कि किसके किसके, जो X1 है वो किसके किसके द्वारा बन रहा है, और जो रो वाइज है वो सेल को बता रहा है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो बन गया उसका डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ हो रहा है। तो कॉलम वाइज प्रोडक्शन फंक्शन, और जो रो वाइज है वो सेल को बता रहा है। ठीक है, कॉलम वाइज हम देखते हैं। कॉलम वाइज में X1 जो फंक्शन ऑफ, जैसे X1 जो प्रोडक्ट है वो किसका फंक्शन है, X11 मैट्रिक्स को आप देखें, जो ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स है आप उसको देखें, X11 X21 X31 X41 और L1। ठीक है, जो दूसरा प्रोडक्ट है X2 इज फंक्शन ऑफ X12 X22 X32 X42 एंड L2, इसके मदद से ये बना है। और X3 किसके मदद से बना है, तो X3 इज फंक्शन ऑफ X13 X23 X33 X43 और L3। ठीक है, इस प्रकार से 4 बना है। तो हमने केवल 4x4 का लिया, इसी प्रकार इसमें 4 बनेगा। लेकिन अगर माने कि X1 सेक्टर हो, XN तक सेक्टर हो, मतलब कि कितना हो सेक्टर हो, हम अधिकतम मान सकते हैं कि N नंबर ऑफ सेक्टर्स बहुत ज्यादा हो। तो अगर बहुत जो हो तो क्या करेंगे, हम सिंपली इसको और नीचे करेंगे और n तक ले जाएंगे, xn तक। तो xn इज फंक्शन ऑफ x1n x21 x31 और x41 4n और xnn एंड ln। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा। आप इसको समझें जिस प्रकार से हम बता रहे हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बीच में से अगर देखेंगे तो दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा। तो ये सेट ऑफ इक्वेशन तैयार हुआ है, इसे हम बोलते हैं सेट ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या बना है, सेट ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमने कॉलम वाइज बना लिया। देखिए यहाँ पे आप लिख दें कि कॉलम वाइज इक्वेशन।
कॉलम वाइज इक्वेशन। देखिए कॉलम वाइज इक्वेशन क्या बताता है, प्रोडक्शन फंक्शन को बताता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि रो वाइज इक्वेशन, इसे साइमल्टेनियस क्यों बोलते हैं हमने बता दिया है। अब हम रो वाइज इक्वेशन देखेंगे। अब हम देखेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन रो वाइज। रो वाइज क्या बताता है, सेल को बताता है या डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। देखिए x1 जो उत्पादन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हुआ, x11 में। आप मैट्रिक्स को देखें, ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स को, इस हिसाब से x11 x12 x13 x14 एंड प्लस f1। इस यहाँ पे जो x1 है इसका x1 मात्रा जो उत्पादन है, जो कृषि का उत्पादन है x1, ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब कि कृषि में खुद, फिर आप उसको देखें इंडस्ट्री में, फिर पावर में, फिर ट्रांसपोर्ट में, और फिर फाइनल डिमांड किसने लिया था, फाइनल डिमांड हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। इस प्रकार से इक्वेशन बना पहले का, इसी प्रकार से सारा है x2 इक्वल टू x21 x22 x23 x24 एंड f2, इस प्रकार से। तो हमने, हमारे पास 4 है तो हमने 4 लिया है। l इक्वल टू L1 L2 L3 L4, ये क्या है, लेबर, कौन सा लेबर, जो इसके उत्पादन में लगा है। या देखिए जो लेबर है, यहाँ पे L1 का L का मतलब है, मतलब कि रो वाइज का मतलब है कि इसने इसको भी दिया। जैसे मान लीजिए जो लेबर है, तो इसके उत्पादन में जितना भी चीजें आई, जितना भी खर्च आया, वो उसने लेबर को भी अपने हिस्से में से दिया। दैट इज कॉल्ड L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, और इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने x1 x2 x3 x4, देखिए इसको ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स में शामिल कर, हम केवल इसको इनपुट आउटपुट टेबल में शामिल करेंगे, या लास्ट में ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स में इसको शामिल नहीं करेंगे, केवल नीचे लिख देंगे, इसको शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये टेक्निकल नहीं है। तो जब हम ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स बनाएंगे, आगे देखेंगे कैसे बनेगा। तो जब वो टेक्निकल मैट्रिक्स जब बनाते हैं उसमें तो L1 L2 L3 L4 को शामिल नहीं करते हैं, ट्रांजेक्शन में वैसे नीचे लिख देंगे, ठीक है, इक्वेशन में। अब अगर मान लीजिए एक्सियन सेक्टर हो तो क्या होगा, xn1, तो ये किसको किसको देगा या बेचेगा, x1n1 को, x2n2 को, xn3 को, लास्ट में xnn को और fn तक, ठीक है। इस प्रकार से हमने बना लिया है रो वाइज बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रखेंगे, हमें अब इससे आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हमने बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, एक हमने शायद कहा है पहले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अब हम इसको समझाएंगे किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, किस प्रकार से इसको रखेंगे मैट्रिक्स वगैरह में। मैट्रिक्स में क्यों रखेंगे इसको ही बताया जा रहा है। सबसे पहले आप देखें, जो मैट्रिक्स है, इक्वेशन है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। जब इक्वेशन है तो दो प्रकार का है, एक है कॉलम वाइज एंड सेकेंड इज रो वाइज। जो कॉलम वाइज इक्वेशन है ये क्या बताता है, ये प्रोडक्शन फंक्शन को बताता है। और जो रो वाइज इक्वेशन है ये क्या बताता है, इट कैन शो सेल बिक्री को, ये उत्पादन फलन, इसको उत्पादन फलन बोलते हैं, फलन, इसको रो वाइज को सेल या बिक्री। तो ये देखिए इस तरीके से इक्वेशन बता रहा है। हम इसको इसलिए बता रहे हैं, आप इसको बढ़िया तरीके से लिख लिया करें, जो हम बता रहे हैं आप इसको लिखें। आपको एक बार अगर आप इसको देखिए, जिस प्रकार से अगर हम बता रहे हैं आपको समझ में भी आएगा, और पूरा स्टेप वाइज स्टेप है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। किताबों में इस प्रकार से नहीं मिलेगा, आपको उसको अपने हिसाब से अरेंज करना होता है, ठीक है। अब फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, इसको हम रखेंगे मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें जो प्लस F1 है तो हमें F1 का भी मान निकालना है, F1 का भी मान निकालना है, और उसके साथ साथ x1 x2 x3 का मान निकालना है, और उसके साथ साथ जो हमारा क्या है, जो x14 है x13 है, इसका वास्तविक कितना रुपया होगा, वास्तविक कितना यूनिट हुआ, उसको भी हमें वास्तव रूप में निकालना है, वास्तविक। इसीलिए हम उसको, इस जो इक्वेशन है इसको हम किस में रखेंगे, मैट्रिक्स में रखेंगे, ठीक है। इस स्टेप में हम देखेंगे हमने जो इक्वेशन बनाया है उस इक्वेशन को पहले कुछ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसको मैट्रिक्स में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स में देखेंगे, देखिए ये क्या, जो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है, देखिए जो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है उसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं,
और इस प्रकार से होता है। आप जैसे मैट्रिक्स में जानते हैं कि XA11 जो पहला है उसे AIJ भी बोलते हैं या X11 बोल सकते हैं, और सबको AIJ बोलते हैं सबको। तो I मतलब रो दिखाता है, J मतलब कॉलम, ठीक है। 4x4 का मैट्रिक्स है क्योंकि 4 टेक्निकल सेक्टर है, ठीक है। अब देखिए जो इसकी गणना है करने के लिए जो अगला स्टेप है, इसका बेसिक एक एजम्पशंस है। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं कि इसका एक बेसिक एजम्पशन है कि फिक्स इनपुट रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप उसमें देखें कि फिक्स इनपुट रिक्वायरमेंट जो आगत की आवश्यकता है इनपुट की वो स्थिर है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो टेक्निकल कोफिशिएंट है इसकी गणना करने के लिए क्या है, एक फार्मूला है दैट इज AIJ, अर्थात जो पहला जो AIJ है, अर्थात A और I मतलब रो और J मतलब कॉलम। तो AIJ का जो फंक्शन है जो इसका निकालते हैं, इसका मतलब जब निकालते हैं इट मीन्स कि इक्वल टू करते हैं, इसका मान निकालते हैं, तो इसे हम XIJ अपॉन J लिखते हैं। J मतलब कॉलम, I मतलब रो, X मतलब उत्पाद का, क्योंकि चूंकि हमने देखा है कि जो ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स है उसमें हम X के रूप में दिखाते हैं। तो A इक्वल टू AIJ इक्वल टू XIJ अपॉन J, ठीक है। XJ यहाँ पे XIJ अपॉन XJ होगा। मैं सोच रहा था स्टेप वाइज आपको करके दिखाऊं, लेकिन चूंकि हम ये सोच रहे हैं कि आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट भी ले लें इसके लिए, ताकि आपको मटेरियल मिल जाए, इसलिए हम आप ऐसे ही लिखा हुआ दे रहा है, तो इसलिए XJ हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको ये जो फॉर्म है AIJ इक्वल टू इतना, जो इसका AIJ जो है ये जो फार्मूला है इसको हम इस बेसिस पे इस मैट्रिक्स में रखेंगे। तो A11 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान देखिए उसमें, आप देखिए इस फार्मूले के हिसाब से, इस फार्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं AIJ के A11 के स्थान पे AX11 अपान X1। आप ध्यान से देखिए इस फार्मूले के हिसाब से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं X11 अपान X1। अब यहाँ पे जब 2 के रूप में जाएंगे दूसरे पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं X12 अपान X2, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार तीसरे को ले लें, यहाँ पे लिख देंगे X13 अपान X3, और चौथे में हम लिखेंगे X14 अपान X4। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। हम इसको सब लिख दे रहे हैं, सब लिख के उसके बाद फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। हमने जो फार्मूला है उसके हिसाब से अगर आप मैट्रिक्स में रखेंगे तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। जब ये इस प्रकार से होगा तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कितना है A11 इक्वल टू क्या हो गया X11 अपान X1 हो गया। अब क्या करते हैं, तो जब X11 का मान निकालेंगे, मान लीजिए हमें X11 का मान निकालना है जो ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स में है, तो X11 इक्वल टू क्या हो जाएगा A11 अपान X1। ध्यान दीजिए ऐसे लिख सकते हैं A11 अपान X1, ठीक है। अब इसको हम फिर मैट्रिक्स में रखेंगे और फिर इक्वेशन बनाएंगे। जो हमने बताया था ना कि आपको कॉलम और रो वाइज जो इक्वेशन बनाया था उसको फिर थोड़ा सा इम्प्रूव करना है और देन उसको मैट्रिक्स में रखना है। हमने अब जो मान है उसका A11 इक्वल टू X11 अपान X1 उसका हमने मैट्रिक्स में रख दिया है सिंपली, और हमने बताया कि X11 इक्वल टू क्या होता है A11 और X1। तो इस प्रकार से हमने रख दिया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। फिर बस उसी प्रकार सेम हमने रख दिया है X11 के जगह पे A11 X1, X12 के जगह पे A12 X2, इस प्रकार से हमने रख दिया है। फाइनल डिमांड को हम एफ से दिखाएंगे। देखिए फाइनल डिमांड को हम एफ से ही दिखाएंगे, किसी और सिंबल का वहां पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल आउटपुट किसका X1 का, X1 का आउटपुट, X2 का आउटपुट, X3 का आउटपुट, X4 का आउटपुट, ठीक है। एग्रीकल्चर हमने X1 को दिखाया ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स में। देखिए X1 को हमने एग्रीकल्चर को X1 से दिखाया, तो जो टोटल इनपुट जो टोटल आउटपुट है उसने जो दिया है तो किसका एग्रीकल्चर का, इसीलिए हम उसे X1 X2 X3 और X4 के माध्यम से दिखाएंगे। और जो प्राइमरी इनपुट है जो लेबर है उसे हम L1 X1 क्यों, क्योंकि ये लेबर है इसीलिए L1, और X1 इसलिए कि जो लेबर है इसका प्रयोग, इस लेबर का प्रयोग एग्रीकल्चर में हुआ है, फर्स्ट सेक्टर में हुआ है, दैट इज कॉल्ड L1 X1। और उसके बाद L2 X2 इसी प्रकार
L2 L3 X3 L4 X4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे जो हमने टेबल बनाया, जिस प्रकार से इक्वेशन बनाया था बस उसी प्रकार से इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि हमें इसको इम्प्रूव करना है। स्टेप्स तो वही है, बस इसको इम्प्रूव कर रहे हैं हम। अब हम इसको बना रहे हैं फिर इक्वेशन, रो वाइज इक्वेशन बनाएंगे। क्यों केवल रो वाइज? क्योंकि जो रो वाइज इक्वेशन है, तो रो वाइज इक्वेशन हमें डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताता है कि कितना डिमांड है। तो हमें मुख्य रूप से तो यही देखना है, क्वेश्चन में यही आएगा, अधिकतर क्वेश्चन में यही आता है कि कितना डिमांड में परिवर्तन हुआ तो कितना सप्लाई में फ्लक्चुएट करेगा, क्या इम्बैलेंस होगा, उसको बैलेंस करिए। तो सारा क्वेश्चन में यही आएगा, इसीलिए हम केवल रो वाइज इक्वेशन बनाएंगे। इस वाले में हमने कॉलम वाइज किस तरह बनाएंगे हमने पहले स्टेप्स में देख लिया है, तो अगर जरूरत हो, वैसे तो क्वेश्चन उसमें से पूछता ही नहीं है। अगर आपको मन करे बनाने के लिए तो आप उस फॉर्म में इसको रख के और फिर कॉलम वाइज भी निकाल लें। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं रो वाइज इक्वेशन। फिर अब हम रो वाइज इक्वेशन देखते हैं, फिर इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से देखिए रो वाइज इक्वेशन क्या बताता है, सेल को बताता है या डिमांड एंड सप्लाई को बताता है। तो x1 इक्वल टू कितना हो गया, a11 x1, टेबल में आप देखें a11 x1, a12 x2, a13 x3, a14 x4। इस प्रकार से दूसरे का भी, तीसरे का भी और चौथे का भी हमने इसके पहले जो बनवाया था बस उसी प्रकार से हमने बस x11 के जगह पे x11 के जगह पे a11 x1 रख दिया है फॉर्मूला। अब क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये तो 4 सेक्टर के लिए है, अगर मान लीजिए n सेक्टर के लिए हो, तो n सेक्टर के लिए अगर हो रो वाइज इक्वेशन, तो बस सिंपली इसको ऐसे डैश करेंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे a1n और xn। ठीक है, हाँ इसके साथ आप क्या करेंगे प्लस f1, जितना लेबर की जो फाइनल डिमांड है वो भी तो है इसमें शामिल, फाइनल डिमांड को जितना दिया बाई हाउस होल्ड सेक्टर तो उसको भी शामिल करेंगे। और फिर इसको क्या करेंगे a2n xn, इसी प्रकार प्लस f2, तीसरे इसका भी लिख देंगे a3n xn प्लस f3, और फिर इसका भी लिख देंगे a4n xn प्लस f4। ठीक है, और अगर मान लीजिए n सेक्टर हो, हमने तो n अगर मान लीजिए n तक निकालना है तो ऐसे होगा, और फिर अगर 4 सेक्टर है ना, n सेक्टर हो, ठीक है, तो क्या होगा a भी बढ़ेगा ना, देखिए a भी बढ़ेगा, xn तक बढ़ेगा। जब a xn तक बढ़ेगा तो क्या होगा x, यहाँ पे है a, इसी प्रकार से अभी हम लिख के आपको पूरा तो अब हो गया है। अब हमने पहले 4 सेक्टर के लिए देखा, फिर n सेक्टर के लिए, हम n सेक्टर के लिए इसी में इसलिए बताते जा रहे हैं ताकि अगर बहुत अधिक सेक्टर्स हो, अगर बहुत अधिक सेक्टर्स अवेलेबल हो वहाँ, तो आप उसको आसानी से लिख सके। ठीक, इसी प्रकार से आप लिख लें, यहाँ पे 4 सेक्टर है तो यहाँ पे मान लीजिए n सेक्टर हो तो an1, जब n1 हो जाएगा, ठीक है, an1 हो जाएगा तो यहाँ पे x1 हो जाएगा प्लस an2 हो जाएगा, अगर तो यहाँ पे x2 हो जाएगा ना, यहाँ पे an3 अगर हो गया तो x3 हो गया प्लस अगर n हो गया, ठीक है, n हो गया तो xn हो जाएगा, ओके। इसी प्रकार से आप इसको ऐसे करके लिखें कि a यहाँ पे 3 हो गया, फिर a अगर 4 हो गया an4 x4, और फिर यहाँ से आप डैश कर लें जितना हो an, ठीक है, an अपान xn, ओके, और प्लस f को भी तो लिखना पड़ेगा तो fn लिख देंगे। ठीक है, fn लिख देंगे। अब मान लेते हैं देखिए n सेक्टर के लिए है ये, अब हमें इसका लेबर भी लिखना पड़ेगा कि कैसे लेबर है, उसको कैसे लिखेंगे, तो L इक्वल टू L1 x1 प्लस L2 x2 प्लस L3 x3 प्लस L4 x4 and then tends to ln xn। ठीक है, लेबर की मात्रा है ये, इस प्रकार से है।
अब हम जो सेट ऑफ इक्वेशन जो हमें निकला है रो वाइज, सेट ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स में रखेंगे। मैट्रिक्स में क्यों रखेंगे, देखिए जो हम F1 है ना, हमें F1 का मान निकालना है और फिर X1 का भी, दोनों का मान हम मैट्रिक्स में रखने के बाद निकाल सकते हैं। ठीक, का मान निकालना था इसीलिए हमने मैट्रिक्स में रखा है। और हमने इस प्रकार से, देखिए हमने कैसे इस प्रकार से रखा है, जो हमारा इक्वेशन में X1 था, X1 इक्वल टू ऐसे था, X1 इक्वल टू A11 X1 और फिर A12 X2, ठीक है, सब प्लस में है, हमने देखा है A13 X3 और इस तरीके से लास्ट में F प्लस करके F1। ठीक है, चूंकि हमें F1 का मान निकालना है तो जितनी भी सारी मैट्रिक्स में चीजें थी हमने उसको पक्षांतर कर दिया है। जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो ये सब माइनस में हो जाएगा, X1 माइनस A11 X1 और फिर माइनस A12 X2 माइनस A13 X3, लास्ट में जाके हाँ एक और लिख लेते हैं A14 X4 और फिर लास्ट में इक्वल टू F1। ठीक है, ये हो गया, सब माइनस में है। अब होता क्या है कि हम इसमें से X1 कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही X1 कॉमन लेते हैं वो बन जाता है 1 माइनस A11 X1, ये बन जाता है। अब जैसे ये बनता है, आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब जैसे ये बनता है 1 माइनस A11 X1, ठीक है, और ये सब तो नहीं रहेगा, इस सब को ऐसे ही उतार देंगे। तो इसी प्रकार से हमने देखिए इसमें लिखा है, जो पहला रो देखेंगे तो हमने किस प्रकार से लिखा है, ऐसे ही लिखा है, इसी प्रकार से F1 का मान निकाला गया है। अब ये कृषि है, एग्रीकल्चर है, और X1 क्या है, एग्रीकल्चर है। तो जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर के साथ ही, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़ेगा, प्लस हो या माइनस हो वो अलग की बात है, लेकिन वो एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़ेगा। ऐसे ही जो सेकंड लेंगे X2, तो वो केवल जहाँ पे X2 उस रो के अकॉर्डिंग जहाँ पे X2 है, जो इंडस्ट्री है उसी के साथ जाके जुड़ेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से जब X3 देखेंगे तो X3 के पैरेलल जो रो होगा वो उसी के साथ जाके, उसी कोफिशिएंट के साथ जाके जुड़ेगा। X4 के पैरेलल जो कोफिशिएंट होगा वो जो उसी के साथ X4 जाके जुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से में एक डायगोनल डायग्राम पता होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में देखिए मैट्रिक्स का कोफिशिएंट हमें मिल रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें तो ये मिल गया, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इसको इम्प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, इम्प्रूव मैट्रिक्स को, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, तो इसीलिए इसको इम्प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं X1 X2 X3 X4 कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे 1 माइनस A11 माइनस A21 माइनस A31 माइनस A41, ठीक है, माइनस A12 माइनस A22 1 माइनस A22, लास्ट में माइनस A32 माइनस A42। हम इसलिए इसको करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए किस प्रकार से लिखा गया है, इसलिए माइनस A13 माइनस A23 माइनस A33 माइनस A43। ठीक है, अब इसको क्या किया है, हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे X1 X2 X3 X4 कॉमन ले लिया है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इक्वल टू इसको फिर ऐसे लिख देंगे F वाला F1 F2 F3 और F4। ठीक है, इसको ऐसे कोई दिक्कत, हमने यहाँ से X1 उठा के यहाँ पे रख दिया है। तो आप फिर ये सोचेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए X1 यहाँ पे है, तो हमको यहीं पे कॉमन लेना चाहिए ना, या तो ऊपर या तो नीचे। यहाँ पे X1 कॉमन ले लें, यहाँ पे X2 कॉमन ले लें, X3 कॉमन यहाँ के नीचे लें। हम क्यों बगल में ऐसे ले रहे हैं जो कि इससे मेल ही नहीं है, तो आखिर क्यों ले रहे हैं, हम ऐसा इसलिए ले रहे हैं ताकि ये जो फार्मूला है Aij इक्वल टू Xij, ठीक है, अपॉन Xj, इस फार्मूला के अंतर्गत ये जो हमारा मैट्रिक्स वो फिट हो। दैट्स वाई हम X1 X2 X3 X4 कॉमन ले रहे हैं, ताकि वो इस फार्मूला के अंदर सेट हो जाए, इसीलिए हम इसको ले रहे हैं। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं A11 की जगह पे X11 अपान X1 आ जाए, करें तो आ जाए, क्योंकि X1 है तो यहाँ पे आप अगर
देखेंगे ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स में या टेक्निकल मैट्रिक्स A11 जिसे बोलते हैं, उसको अगर देखेंगे तो A11 की जगह पे X11 अपान X1 आ जाए, इसीलिए हम इसको कॉमन यहाँ से लेके हम वहां पे रखते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हमने तो F का मान निकालना है तो हमें ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब हमें कुछ ऐसा करना है, यहाँ से F का मान निकल गया, अब इसको और इम्प्रूव करें, क्योंकि जो माइनस में है तो हमें इसको माइनस को हटाना है, ये माइनस में ना दिखे, क्योंकि जो टेक्निकल मैट्रिक्स हम बनाएंगे हमें यहाँ से टेक्निकल मैट्रिक्स भी प्राप्त करना है, तो हमें टेक्निकल मैट्रिक्स ऐसे प्राप्त करें, वो तो माइनस में होता नहीं है, तो हम कुछ ऐसा करें कि टेक्निकल मैट्रिक्स भी प्राप्त हो जाए और इसका जो मेन चीज है, ओरिजिनल चीज, ओरिजिनल स्वरूप, वास्तविक स्वरूप वो ना बदले। अब देखिए क्या करेंगे हम, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको दिखा रहे हैं कि कैसे होता है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, देखिए क्या करते हैं, दैट्स वाई इसको हम एक काम करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 0 0 0, चूंकि 4/4 का है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, 0 1 0 0 एंड थर्ड 0 0 1 0 एंड फोर्थ 0 0 0 है 1। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। देखिए अभी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं A11 A12 A13 A14 A21 A22, ठीक है, A23 A24 A31 A41 A32 A33 A34 A42 A43 A44। ठीक है, इसको ऐसे लिखा गया है, फिर X1 X2 X3 X4। ठीक है, अब इक्वल टू F1 F2 F3 एंड F4। देखिए इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। ये जो चीजें हैं देखिए किस प्रकार से हमें टेक्निकल मैट्रिक्स अभी हम बता रहे हैं, इसी से हमने प्राप्त किया है, इसी मैट्रिक्स से हमने इसको प्राप्त किया है। अब देखिए क्या होता है, सबको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये आइडेंटिटी दे रहा है ना, एंड इसको बोलते हैं, इसको हम आई से दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, और इसको हम ए से दिखाते हैं। ओके, एंड इट इज कॉल्ड आउटपुट वेक्टर, और इसको कहते हैं हम फाइनल डिमांड वेक्टर। देखिए इसको हम आउटपुट वेक्टर या आउटपुट मैट्रिक्स, फाइनल डिमांड वेक्टर या फाइनल डिमांड मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं। इसको टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे आई और ए से दिखाते हैं। अब देखिए इसका एक फार्मूला बनता है, फार्मूला ये है कि आई माइनस ए, देखिएगा आई माइनस ए एंड एक्स इक्वल टू एफ। देख रहे हैं ना, चूंकि ये 4, देखिए ये केवल एक सिंपल फार्मूला है, चूंकि ये 4 सेक्टर हमने लिया है तो हमने F1 F2, देखिए इसी को आप F1 F2 F3 F4 लिख सकते हैं, X है तो X1 X2 X3 X4 लिख सकते हैं, और मैट्रिक्स में तो ऐसे चाहे कितना हो, 4/4 का 10/10 का हो, इसको ऐसे ही दिखाएंगे, इसके अंदर 4/4 या 10/10 का आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्या, F का मान तो निकालना है तो इस फार्मूले से काम चल जाएगा, लेकिन अगर हमें X का मान निकालना है तो क्या करेंगे, आप इसे समझें, हमने जो बोल रहे हैं हम, आप इसको समझें। तो अब हमें x का जब मान निकालना, आउटपुट ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे, तब सीधे इस चीज को f के पास भेज देंगे, क्योंकि ये गुणा में है तो ये भाग में जाएगा, तो क्या होगा, x होगा x और इक्वल टू f अपान आई माइनस ए लिख सकते हैं। देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, x इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहा देखिए x करके, और फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको आई माइनस ए इनवर्स। ठीक है,
एंड एफ। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देख लें जो हमने किया है। अब इसको नोट करते रहें, नोट करेंगे तभी बाद में देखिए, आपको बाद में इसको समझने की जरूरत नहीं है, आप इसी समय बढ़िया से आप इसको देख के कंसंट्रेट करके समझ लें। अब देखिए क्या करेंगे, हमने तो मान निकल गया, अब हम करेंगे क्वेश्चन। अब देखिए, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी फार्मूले से हमें मान निकाला जाता है, इसी फार्मूले से। यही अब आपको अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप केवल इसी फार्मूले पे रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं हम इसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में करके बताएंगे, क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, और जितने क्वेश्चंस बनते हैं सबको हम एक ही क्वेश्चन के माध्यम से सब बता देंगे। ठीक है, अब यही फार्मूला है। अब फिर हमें आउटपुट निकालने के लिए इसका इनवर्स निकालना होगा। देखिए एक और चीज है कि अगर मान लीजिए 4 सेक्टर का, मान लीजिए 3 सेक्टर का है तो क्या करेंगे, तो जो x है इसी को बड़ा कर देंगे, x1 x2 x3। मूल जो फार्मूला है वो ऐसे ही रहेगा, और इक्वल टू यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और जो f है इसको हम f1 f2 एंड f3 कर देंगे। ठीक है, और 10 सेक्टर का रहे तो ऐसे f10, n सेक्टर का है तो fn, x अगर मान लीजिए 4 सेक्टर का रहे तो x 4 तक ले जाएंगे, n सेक्टर का रहे तो x n तक ले जाएंगे, बस। और ये तो यहीं पे रहेगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, हमने पूरा बेहतरीन तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप करवाया है, हल करवाया है। अब देखिए, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे क्वेश्चंस की। अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कोशिश करें कि ये जो सब्सक्राइबर जो हैं बढ़ें, आप लोग इससे जुड़ें, काफ़ी लोगों को जोड़ें, ताकि हम लोग लाइव बात करें, लाइव क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो भी मज़ा आएगा। आई होप वो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।